नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है बड़ी बहस का, जिसमें आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र में आए सियासी तूफान की। महाराष्ट्र में 20 जून 2022 को जो हुआ था, 2 जुलाई 2023 को भी कुछ वैसा ही हुआ है। उस समय शिवसेना में भूकंप आया था, तो इस समय एनसीपी में जलजला आया है। महाराष्ट्र में सियासत ने ऐसी करवट ली कि सरकार के साथ ही विधानसभा की तस्वीर भी पूरी तरह से बदल गई। कल सुबह जो अजीत पवार महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता थे, शाम होते होते महाराष्ट्र सरकार के डिप्टी सीएम बन चुके थे। सियासत की बिसात पर अपनी चाल रणनीति से चौंकाते रहे मराठा छत्रप शरद पवार खुद चौंक गए। पवार के सामने अब उसी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नाम और निशान को बचाने की चुनौती आ खड़ी हुई है, जिसकी नींव खुद उन्होंने ही रखी थी। अजीत पवार के साथ शरद पवार के करीबी छगन भुजबल, धनंजय पांडे सहित एनसीपी के 9 विधायक मंत्री बने हैं। और जिन प्रफुल्ल पटेल को शरद पवार ने कुछ ही दिन पहले एनसीपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था, वो प्रफुल्ल पटेल भी अजीत पवार के साथ चले गए। स्पष्ट है कि 2019 में चाचा शरद पवार के हाथों सियासी पटखनी खाने के बाद अजीत पवार इस बार पूरी तरह से तैयार थे। 2019 में जब अजीत पवार ने देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर सुबह तड़के डिप्टी सीएम पद की शपथ ली, उस समय शरद पवार ने अजीत पवार की कोशिशों को विफल कर दिया था। और 3.5 साल के बाद अजीत पवार ने अपने चाचाओं के हाथों, यानी अपने चाचा के हाथों जो उनको हार का सामना करना पड़ा था, अब उस हार का बदला ले लिया है। यानी कि महाराष्ट्र की सियासत इस वक्त पावर, पवार और परिवार की धुरी पर घूम रही है। 1 साल पहले की तरह फिर से महाराष्ट्र में पार्टी के नाम और निशान को लेकर भी सियासी युद्ध छिड़ चुका है। लेकिन इसमें किसकी हार होगी और किसकी जीत होगी, यह भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है। आज चर्चा इसी को लेकर करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए जरा। महाराष्ट्र की सियासत पावर, पवार और परिवार की धुरी पर घूम रही है। एक और है सूबे की सियासत के चाणक्य माने जाने वाले शरद पवार, जो पार्टी को साधने की कोशिश में है, तो दूसरी ओर भतीजे अजीत पवार, जो बगावत करके बीजेपी शिवसेना गठबंधन के साथ हो चुके हैं। डिप्टी सीएम का पद संभालने के बाद अजीत ने 40 विधायकों के साथ होने का दावा किया था, तो शरद पवार ने सतारा से एक नई गुगली डाल दी। सतारा में शक्ति प्रदर्शन के बाद शरद पवार ने साफ लहजे में कहा कि महाराष्ट्र की जनता को एकजुट होकर अपनी ताकत दिखानी होगी। हमारे कुछ लोग बीजेपी का शिकार हो गए हैं, जनता का प्यार बना रहा तो पूरी तस्वीर बदल देंगे। इधर एनसीपी ने एक और तस्वीर बदली है। अजीत और 8 अन्य विधायकों के बगावत के बाद एनसीपी ने सभी बागियों को डिस्क्वालीफाई करने के लिए विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर और चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि पार्टी की कमान शरद पवार के पास है। शरद ने 1999 में पार्टी की स्थापना की थी। अजीत की पार्टी पर दावे से जुड़ी कोई भी अपील पर कार्रवाई करने से पहले उनके पक्ष को भी सुने। ऐसे में सवाल है कि एनसीपी और चुनाव चिन्ह पर अजीत के दावे में कितना दम है। अजीत खेमे का दावा है कि एनसीपी के मौजूदा 53 में से 40 विधायकों का समर्थन है। शिंदे मामले में चुनाव आयोग ने संख्या को देखते हुए शिंदे गुट के पक्ष में फैसला किया था। इस लिहाज से लगता है कि फैसला अजीत पवार के पक्ष में आ सकता है। दूसरा सवाल उठता है, क्या दल बदल कानून लागू होगा? जवाब में कानून की बारीकियां समझना होगा। इस कानून की 2 शर्तें हैं। जिस दल को नेता छोड़ रहा है उसका दूसरे दल में विलय हो जाए, 2/3 विधायकों की इसमें सहमति हो। लेकिन दल बदल कानून अजीत पवार के मामले में लागू नहीं होता, क्योंकि वो अपने आप को एनसीपी कह रहे हैं और 2/3 से ज्यादा एमएलए उनके साथ है और अजीत के साथ एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। ऐसे में देखने वाली बात है कि एनसीपी का संविधान क्या कहता है और चुनाव आयोग किस आधार पर फैसला करता है। उसी पर एनसीपी और अजीत पवार के साथ इस घटनाक्रम का भविष्य टिका हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। हमने बात नहीं की नहीं, ये एमएलए की स्ट्रेंथ, अभी यहाँ एमएलए है मगर ये उनका डिसीजन है। हमने स्ट्रेंथ दिखाने के लिए यहाँ किसी को बुलाया नहीं। 8-10 दिन के बाद लोग जब सोचेंगे तब उन्हें भी पक्की स्थिति क्या है इसका अंदाज़ा आएगा। और दूसरी बात है कि स्ट्रेंथ कभी कम हो जाती है, कभी चुने हुए साथी छोड़ जाते हैं,
ये बात शायद आप लोगों को नहीं रही होगी, और मुझे खास एक्सपीरियंस ऐसे चीज़ों के बारे में 2-3 बार हुआ है। आज की परिस्थिति में जो भी कुछ हमने फैसला लिया है, महाराष्ट्र के इंटरेस्ट में लिया है, डेवलपमेंट के इंटरेस्ट में लिया है, स्टेबिलिटी के इंटरेस्ट में लिया है। पार्टी एक संघ है और पार्टी ने आज जो निर्णय हमने लिया है ये ओवरवेलमिंग जिसको कहते हैं कि बहुमत के आधार पर। कल जो शपथ ले रहे थे, शपथ विधि में मौजूद थे, उसमें से काफी लोग एमएलए पवार साहब को मिलने को भी गए हैं। इसीलिए हम किसी को हमारे साथ कितने लोग हैं ये हम समझते हैं 53-9 ये हमारे साथ है। हमें किसी पे अन्याय नहीं करना चाहिए और हम उनको पूरा मौका देंगे वापस आने का। 9 राष्ट्रवादी कांग्रेस के खिलाफ जो अपात्रता की याचिका दाखिल प्राप्त हुई है, याचिका में क्या बताया गया है, उस याचिका में क्या कहा गया है, तो पूरी तरीके से पढ़ने के बाद इसके ऊपर मैं निर्णय लूंगा। तो बीते साल जो खेला शिवसेना के साथ हुआ था वही खेला अब एनसीपी के साथ हो गया है साल 2023 में, यानी कि एक साल के भीतर किस तरीके से आप देखिए महाराष्ट्र की राजनीति 360 डिग्री घूमी है। इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे, सबसे पहले उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ एनसीपी की ओर से जमाल शेख जी रहेंगे जो कि एनसीपी के प्रवक्ता हैं। इसके साथ ही हमारे साथ बीजेपी की ओर से बीजेपी के प्रवक्ता अश्विनी शाही जी जुड़ गए। इसके अलावा कांग्रेस के नेता भरत सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए। इन सभी से एक बार फिर से आपका हम परिचय कराएंगे और सवाल जवाब का जो सिलसिला है उसको भी शुरू करेंगे। तो महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है उसे पूरा देश देख रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में अब आने वाले समय में क्या कुछ हो सकता है या क्या होने वाला है, आज चर्चा इसी को लेकर करेंगे। जमाल शेख जी एनसीपी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी की तरफ से बीजेपी के प्रवक्ता अश्विनी शाही जी हमारे साथ हैं और अश्विनी शाही जी के अलावा कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ भरत सिंह जी जुड़ गए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले जमाल शेख साहब, मैं सबसे पहले आप ही के पास आना चाहता हूं और सवाल मेरा आपसे यह है कि शरद पवार विपक्षी एकता की बात कर रहे थे, विपक्ष को एकजुट करने की बात कर रहे थे, लेकिन विपक्ष को एकजुट करते करते अब विपक्ष एकजुट हुआ या नहीं हुआ ये तो हमें नहीं पता, लेकिन खुद की पार्टी में खेला हो गया, खुद की पार्टी में फूट पड़ गई। देखिए, तो अभी आप सभी देख रहे हैं, पूरा देश देख रहे हैं कि केंद्र के तरफ से ये जो भी दबाव और क्षेत्रीय पार्टियों के ऊपर बना के उनको तोड़ फोड़ करके उनको अपने तरफ मिलाने का जो एक खेल चल रहा है, ये आज महाराष्ट्र में एक साल में 2 बार हो चुका है। पहले शिवसेना के साथ हुआ, अब हमारे साथ हुआ। तो ये तो और सारी इसकी निंदा की और खास करके महाराष्ट्र में भी जो आज ये घड़ामुड़ी हुई है उसको सारा महाराष्ट्र और सारा देश चिंतित है। नहीं, लेकिन जमाल शेख जी इसीलिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप भाई विपक्ष को तो एकजुट तब कर पाएंगे जब आप पहले अपनी पार्टी को एकजुट कर लें। आप अपनी पार्टी को एकजुट नहीं कर पा रहे हैं, तो सवाल यह है कि क्या शरद पवार की जो पकड़ है वो पार्टी से ढीली पड़ रही है? क्या पार्टी पर जो एक मजबूत पकड़ उनकी मानी जाती थी, हर जो नेता है कार्यकर्ता उनकी बात सुनता था, वो अब ऐसा नहीं हो रहा है और इसी वजह से इतनी बड़ी फूट पड़ गई आपकी पार्टी में? नहीं, देखिए, ये वजह नहीं है, क्योंकि जो 9 लोगों ने शपथ लिया है, आप जानते हो कि अभी जो ईडी की जो कार्रवाई उनके ऊपर चल रही थी उसको देखते हुए कुछ कहीं ना कहीं ये सारी चीज हुई है। नहीं, जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं सभी, ऐसा नहीं है कि सभी के ऊपर ईडी की कार्रवाई चल रही है, ऐसा नहीं है कि सभी के ऊपर जांच चल रही है, सभी के ऊपर आरोप हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। और ऐसा है तो आप बताइए। नहीं, हमारा ये स्पष्ट कहना है कि जो आज जिस तरीके से केंद्र की यंत्रणा का इस्तेमाल करके जो क्षेत्रीय पार्टी है उनके ऊपर दबाव डाल के जो उनको अपनी तरफ लेने का जो काम चल रहा है, ये उसी का एक नतीजा है। बाकी ना तो राष्ट्रवादी में कोई फूट पड़ गई, ना बाकी सारे कार्यकर्ता, सारे नेता और सारे विधायक जो है अभी भी पवार साहब के साथ में है और हम लोग पूरी गंभीरता के साथ में खड़े हैं राष्ट्रवादी के साथ। नहीं, आप अपने घर को नहीं संभाल पा रहे हैं, आप अपने घर को नहीं संभाल पा रहे हैं, उसकी गलती आप दूसरे के ऊपर थोप रहे हैं। आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है। नहीं, देखिए, घर संभालने की बात ही नहीं है। ये किस वजह से और किन परिस्थितियों में हो रहा है ये पूरा देश जान रहा है, पूरा महाराष्ट्र जान रहा है। तो ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं हुई है। ये 1 साल पहले भी एक घटना घट चुकी है शिवसेना के साथ, तो इसमें और मुझे नहीं लगता कि ठीक है, चलिए मैं लौटूंगा आपके पास, मैं आ रहा हूँ जमाल शेख जी, आपके पास मैं लौटूंगा। आपका फ्रेम भी ठीक से नहीं है, इसको थोड़ा सा सही करिए, उसके बाद मैं आपके पास लौट रहा हूँ। लेकिन भरत सिंह जी, ये कहा जा रहा है
कि जो पटना में विपक्षी एकजुटता जो दिखाने की कोशिश आप लोग कर रहे थे, जो मोर्चा बनाने की आप कोशिश कर रहे हैं, वहां पर शरद पवार की जो हालत इन लोगों ने देखी, इनके जो विधायक हैं, पार्टी के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उस बात को लेकर वो बहुत ज्यादा नाखुश नजर आ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि राहुल गांधी के सामने एक तरीके से सरेंडर कर दिया है। इसी वजह से एनसीपी में इतनी बड़ी फूट है, ये भी चर्चा है भरत जी कि देखिए अमित आप जी, समझ रहे हैं ना सवाल मेरा? देखिए शरद पवार जैसा नेता राहुल गांधी के आगे नतमस्तक है। ये सब बात ये इनको पचा नहीं पा रहे थे, ये सब जो लोग हैं, जितने भी नेता हैं, उनका ये कहना था कि राहुल गांधी के आगे किस तरीके से झुक रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं और राहुल गांधी को तवज्जो दी जा रही है उस बैठक के अंदर, उतनी शरद पवार को तवज्जो नहीं दी गई। भरत जी देखिए ऐसा है कि अमित जी 50 मुंह और 50 बातें होती हैं, लेकिन मैं आज भी कह रहा हूं और मजबूती के साथ कह रहा हूं कि जो हमारा अलायंस है वो बहुत ही मजबूत है। अब ये जो मामला हुआ है एनसीपी के साथ, ये उनका 2024 आते आते टूट तो नहीं जाएगा? सवाल ये है। नहीं, तोड़ने की पूरी आप कोशिश देखिए की ना, जा रही है। शिवसेना की हालत कैसी हो गई, शिवसेना की हालत कैसी हो गई, एनसीपी की हालत कैसी हो गई, अब कांग्रेस बची है। अब कांग्रेस भी अपने आप को, अपने विधायकों को संभाल पाएगी? ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। भरत जी मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर मुझे बोलने देंगे तो हाँ, नहीं बोलिए, आप बोलिए भरत जी, आप बोलिए, पूरा मौका आपको मिलेगा, लेकिन मेरा काउंटर करने का अधिकार है। मुझे लगा कि मुझे काउंटर आपसे करना चाहिए सवाल, तो मैंने कर लिया। बोलिए आप। नहीं, काउंटर आप जितने सवाल है पूछ लीजिए, मैं फिर काउंटर कर लीजिए। नहीं आप बोलिए, आप, हो गया मेरा सवाल, हो गया मेरा, आप बोलिए, अब आपकी बारी। अब मुझे 2 मिनट, हाँ 1 मिनट का समय। देखिए पूरी कोशिश भाजपा की तरफ से, देश के प्रधानमंत्री की तरफ से ये हो रही है और बौखलाई है पूरी भाजपा, और देश के प्रधानमंत्री बौखलाए हुए हैं और इसका नतीजा ये दिख रहा है कि जो है एनसीपी में फूट डलवाना और उनको तोड़ना। पहली बार महाराष्ट्र में 2 उप मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं जी। मजे की बात तो ये दिख रही है ना अमित जी कि जिसके 104 विधायक हैं उनका मुख्यमंत्री भी नहीं है, लेकिन जिसके पास 40 विधायक है वो मुख्यमंत्री बनता है, और जिसके पास 9 विधायक है और वो भी उप मुख्यमंत्री बनता है। तो 104 विधायक लेके किस तरह से जो है देवेंद्र फडणवीस जी इस समय अपने आप को मलाल अंदर जो दबाए बैठे हैं वो कभी न कभी बाहर निकलेगा। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं जी कि भोपाल में जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार अपने जुबान से ये कहा कि 70,000 करोड़ का जो है वो फ्रॉड हुआ है, वो चोरी किया गया है, घपला है, घोटाला है, और वो किसने किया है नाम भी बताया, एनसीपी, और ये भी नाम बताया सिंचाई घोटाला। तो सिंचाई घोटाला में कौन था भाई? अजीत पवार थे जो 80 घंटे के जो है उप मुख्यमंत्री बने थे, क्लीन चिट दिया था इसी जो है भाजपा ने। तो भाजपा ने क्लीन चिट देने के बाद और उसके बाद फिर से उप मुख्यमंत्री बनाते हो, क्यों बनाते हो? वहां पे देश के प्रधानमंत्री ये जब कहते हैं कि सबका हिसाब होगा, 70,000 करोड़ का हिसाब होगा, तो शायद अजीत पवार जी डर गए होंगे क्या मेरा भी हिसाब होगा। तो चलिए कम से कम उप मुख्यमंत्री बनने को तो मिल ही रहा है, तो कम से कम उप मुख्यमंत्री बन जाए। अब देखिए उसमें 4-9 लोगों में से आपने कहा कि नहीं सब नहीं है, ठीक है सब नहीं है, तो अब जो है बना देते अदिति तटकरे को जो है उप मुख्यमंत्री बना देते, पाटिल को उप मुख्यमंत्री बना देते। अरे जिसके ऊपर दाग लगा है, जिसके ऊपर केसेस चल रहे हैं, जिसको आपने ईडी का जो है धमकी दिया है, आप उसको उप मुख्यमंत्री बनाते हैं। दूसरा नाम हसन मुश्रीफ का आपने शायद अमित जी देखा होगा। इसका मतलब इस बात को तो आप नहीं इस बात को आप स्वीकार कर रहे हैं ना कि अजीत पवार करप्ट हैं, इसका मतलब तो ये आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन जब वो आपके साथ थे लेकिन जब वो आपके साथ थे तब आप इस बात को मानते नहीं थे, तब आप कहते थे कि भाई ये जानबूझकर परेशान कर रहे हैं। आप उनको क्लीन चिट देना चाहते हैं अमित जी तो दे दीजिए। नहीं मैं देश के प्रधानमंत्री ने वो अधिकार मुझे है ही नहीं, ना मैं किसी को करप्ट बता रहा हूँ, ना मैं किसी को क्लीन चिट दे रहा हूँ। मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि आप इस बात को पहले मानते नहीं थे। आप तो कहते थे कि भाई विपक्ष के जो नेता हैं उनको जानबूझकर परेशान किया जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको ईडी सीबीआई आईटी का डर दिखाया जा रहा है। तो आज इसका मतलब अगर वो बीजेपी के साथ चले गए, तो इसका मतलब आपने ये स्वीकार कर लिया है कि अजीत पवार करप्ट थे। वो करप्ट तब भी थे जब आपके साथ थे, वो करप्ट आज भी हैं जब वो बीजेपी के साथ हैं। आप ये स्वीकार कर रहे हैं। मिल जाएगा 10 सेकेंड आपको जवाब मिल जाएगा। बोलिए।
देखिए मैं मानूंगा तब अमित जी, मैं मानूंगा अब वो उप मुख्यमंत्री बन गए हैं तो ईडी उसी तरह से इनको जो है नोटिस देगी और इनको बुलाएगी और 10-10 घंटा 15-15 घंटा इनसे पूछताछ करेगी। हसन मुशर्रफ के घर पे उसी तरह से जाएगी जिस तरह से जाके उनके घर के परिवार के लोग बाहर आके बोलते थे हमको परेशान किया जाता था। छगन भुजबल को फिर से 2 सालों के लिए जेल में डाला जाएगा, तब मैं मानूंगा कि ईडी सही काम कर रही है, देश के प्रधानमंत्री सही काम कर रहे हैं, भाजपा सही काम कर रही है। जवाब नहीं तो मैं ये समझूंगा कि ये सारा दबाव तंत्र और सीबीआई और ईडीआई के माध्यम से देश के विपक्ष के नेताओं को और पार्टियों को फोड़ने का काम भाजपा कर रही है। ठीक है अश्विनी जी, जवाब दीजिए भाई, इन नेताओं के खिलाफ जो बीजेपी में जिन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई है, तो क्या ये उम्मीद करें कि जिनके ऊपर जो भी आरोप लगे हुए हैं और जो भी जांच एजेंसियां उनके खिलाफ अभी तक की जो भी कार्रवाई आगे बढ़ी है या कर रही हैं, वो ऐसी इसी तरीके से जारी रहेगी आपके साथ आने के बावजूद भी? क्या इस बात का भरोसा आप दे पाएंगे जो सवाल भरत जी भी कर रहे हैं? देखिए अमित जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा। हम उसी मुद्दे पर, उसी फार्मूले पर अडिग हैं, चाहे वो हमारे दल का हो या हमारे दल के बाहर का हो। अगर भ्रष्टाचारी है, संस्थाएं उनके खिलाफ जांच कर रही हैं, तो उसमें पार्टी कोई और सरकार कोई भी दखल नहीं देने जा रही है। संस्थाएं अपना काम स्वतंत्र रूप से करती रहेंगी। अगर भ्रष्टाचारी है तो वो जेल जाएगा, अगर नहीं है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये तो संस्था को करना है। क्योंकि अमित जी, भरत भाई ने ये सवाल उठाया तो मैं कहता हूं कि ये 14-15 पार्टियां मिलकर, यही लोग तो गए थे सुप्रीम कोर्ट के पास, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि भाई आप लोग वापस जाइए, संस्थाएं अपना काम बेहतर तरीके से कर रही हैं और सरकार का इसमें कोई दखल नहीं है। ये लोग वापस आए, लेकिन फिर भी वही बेशर्मी कांग्रेस का मल्लिकार्जुन खड़गे जी हो, अधीर रंजन चौधरी जी हो, राहुल गांधी जी हो, प्रियंका गांधी जी हो। मैं तो मानता हूं कि जो है जो प्रवक्ता होता है सबसे नीचे का नेता सही है ना। ये बात तो सही है कि एनसीपी को प्रधानमंत्री मोदी जी ने, ये आपको पता है, नेशनल करप्ट पार्टी कहा था और उसी एनसीपी के नेता आपके साथ मिलकर सरकार बना रहे हैं, तो ये बात तो सही है एकदम। देखिए पार्टी करप्ट होती है। आज क्या है, आज एक आपको मैं बात बताऊं कि करप्शन का चार्जेज भारतीय जनता पार्टी भी लगाती थी पहले, और पहले होता था कि सत्ता के ऊपर, सत्ता के शीर्ष पर बैठे प्रधानमंत्री चाहे किसी के ऊपर भी ये चार्जेस लगते थे, आरोपित होते थे, और हम लोग विपक्ष में बैठे थे। लेकिन आरोप कौन लगाता था? इन्हीं के साथी लगाते थे और सत्ता पर आरोप रहता। आज सत्ता पर आरोप नहीं है, जो विपक्षी दल है यही करप्शन में है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था, जिसका आपने पॉइंटेड पूछा, नेशनल करप्ट पार्टी अगर वो है, उसके नेता अगर करप्ट है, तो मैंने फिर भी कहा, और 70,000 करोड़ वाली जो बात कही उन्होंने, मैं आज भी कहता हूं कि जिस दिन ये जांच पूरी हो जाएगी, अभी देखिए अजीत पवार जी की पत्नी के नाम से जांच चल रही है, हसन मुशर्रफ के भाई के नाम से जांच चल रही है, बंद नहीं हुई है। छगन भुजबल जी 2 साल उसमें सजा काट कर आ गए हैं। तो ऐसी कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम 2 साल, हम जज नहीं है, अब ना हम मुंसिफ हैं कि हम कर देंगे। ये अगर संस्थाएं जांच कर रही हैं अमित जी, तो मैं आशा नहीं विश्वास के साथ आपको ये कहना चाहूंगा कि संस्थाएं निस्वार्थ और बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी प्रभाव के जांच करती है। ठीक है भरत जी, हाँ दीजिए, जवाब दीजिए उसके बाद में इन्होंने देखिए अश्विनी, देखिए भाजपा के प्रवक्ता अश्विनी जी जिस तरह से कह रहे हैं कि संस्थाएं अपना काम करेंगी, तो पता है आपको कि हेमंत बिश्व शर्मा जी का तो अब मुख्यमंत्री है इस समय, नाम तो सुना ही होगा। चिल्ला के दौड़ा के आरोप लग रहे थे और कह रहे थे भ्रष्टाचारी। अब तो वो सदाचारी हो गए, सारी फाइलें बंद हो गई। नारायण राणे जी की सारी फाइलें बंद हो गई हैं। और छगन भुजबल की बात आप करते हैं, वो सजा आपता है भैया, वो बेल पे। और आपने उनको क्या बोला भैया कि आप बताइए, आइए कैबिनेट मंत्री हम आपको बनाते हैं। और उसके बाद में आपने 9 लोगों को जिसको बनाया है, उसमें सभी लोगों में से 5 लोग जिसके ऊपर आज ईडी सीबीआई जैसे लोगों ने संगीन आरोप लगाए हैं। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं अमित जी, इनके ही नेता मुंबई से, महाराष्ट्र से है किरीट सोमैया जी। अब किरीट सोमैया जी क्या करेंगे? रोज उठ के पत्रकार परिषद लेते थे और कहते थे कि अब हसन मुशर्रफ जेल में जाने वाले हैं, अजीत पवार का नंबर आ गया है। और यही जो
मुख्य डीसीएम है जो देवेंद्र फडणवीस जी, वो एक साक्षात्कार में ये कह रहे थे, मैं आपको बताऊं भरत भाई, आप लोग जो है जो ये फैला रहे हैं, वहां पर आसाम में विश्व शर्मा जी गवाह हैं, वो उनके ऊपर कोई आरोप नहीं था, अब विश्व शर्मा जी गवाह थे। दूसरा आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर 2 साल की सजा काटे हैं छगन भुजबल जी, आपने क्यों मंत्री बनाया? अभी आपकी सरकार चल रही थी महावसूली अघाड़ी की, आपने क्यों मंत्री बनाया उनको? आपको मंत्री नहीं बनाना था। अगर आपने मंत्री बनाया तो आपको आरोप नहीं लगाना था। तो आप पहले अपने गिरेबान में झांकिए कि आपने क्यों मंत्री बनाया उनको। आज वो दागदार हो गए, आज वो सब कुछ हो गए, लेकिन आज जो है मैं मानता हूँ दागदार होंगे तो संस्थाएं काम करेंगी। आपने क्यों बनाया? छगन भुजबल जी आप क्या मंत्री थे, हसन मुश्रीफ आप क्या मंत्री थे, ये सारे लोग, अजित पवार आपके डिप्टी सीएम थे महावसूली अघाड़ी के, तो क्यों नहीं इन लोगों को क्या ये रोकना चाहिए था? ये कांग्रेस का काम था, तो कांग्रेस करे तो लीला, दूसरा कोई करे तो रासलीला। ये कौन सा बात है भाई? कांग्रेस वहां पर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को स्पष्ट बहुमत आया था, और आप लोगों ने धागा किया। इतिहास अपने आप को दोहराता है। बसंत दादा पाटिल की सरकार गिराया शरद पवार साहब ने, और वही पाटिल की सरकार 40 एमएलए के साथ गिरा दिया, और आज वही 40 एमएलए उनके खिलाफ हो गए अजित पवार के साथ। ये होता है, इतिहास दोहराता है। अमित जी इतिहास के 78 की बात 2023 में 40 विधायक तब भी थे, सरकार गिराई गई तो थी। नहीं अश्विनी जी, तो क्या बदला ले रहे हैं क्या आप? अश्विनी जी क्या बदला ले रहे हैं? मैं नहीं ले रहा हूँ। नहीं, ये बात बोलकर आप क्या कहना चाह रहे हैं? ना अमित जी मैं नहीं ले रहा। शरद पवार साहब ने बसंत दादा पाटिल की सरकार गिराई 40 विधायक के साथ। आज इतिहास ने दोहराया, उनका ही भतीजा 40 विधायक के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया। तो इतिहास तो दोहराता है ना अपने आप को। तो इन लोगों के साथ जो है अमित जी डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। ये 9 जन को छोड़ के 40 का ये जो कह रहे हैं ना 40 का आंकड़ा, मैं आपको कहता हूँ 4 लोग आज ही आ गए हैं रिटर्न, एक सांसद और 3 विधायक आज रिटर्न हो गए। 35 का आंकड़ा था, 35 में 4 निकाल दीजिए, 31 बचता है। इनको जो है डिस्क्वालीफाई से बचने के लिए 36 का आंकड़ा चाहिए, और उसके लिए राहुल नार्वेकर जी को जो है जयंत पाटिल जो इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने पत्र भी लिखा है, और उसके बाद देखिएगा बहुत जल्दी ठीक है। यही सवाल जो आप कह रहे हैं भरत जी जो आप कह रहे हैं, यही सवाल मैं जमाल शेख जी से पूछ लेता हूँ। ठीक है, पार्टी आई है, ठीक है, लेकिन जमाल शेख जी भाई ये दावा किया जा रहा है, अजित पवार की ओर से लगातार ये दावा किया जा रहा है, अजित पवार की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि उनके साथ 40 विधायक है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ ना आप दोनों के पास सर, मैंने आप दोनों को पूरा मौका दिया सर, प्लीज एक मिनट। जमाल शेख जी मेरी आवाज आ रही है ना आपको? आप सुन पा रहे हैं क्या? आ रही बोलिए। जमाल शेख जी, अजित पवार की ओर से दावा किया जा रहा है कि 40 विधायक उनके साथ है, और अगर उनका दावा सही है, उस दावे में अगर सच्चाई है, तो पार्टी और निशान फिर तो मुश्किल में पड़ जाएगा, जिसके लिए आप पत्र लिख चुके हैं चुनाव आयोग को और स्पीकर को भी। मैं आपको जानकारी दे दूं कि इस दावे में कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि कई विधायक जो ऐसे हैं जिन्होंने स्पष्ट कर चुके हैं पवार साहब को फोन करके, जयंत पाटिल जी को फोन करके, सुप्रिया ताई को, कि हमें वहां पे प्रदेश अध्यक्ष के अध्यक्ष पद के लिए समर्थन देने के लिए बुलाया गया था देवगिरी में, और वहां पे हमसे बिना जानकारी के साइन ली गई, और वहां से हमको डायरेक्ट राजभवन लेके जाया गया है। वो कुछ कंफ्यूजन में है, और वो जल्द से जल्द वापस आना चाहते हैं, और 2 दिन में सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। जमाल शेख जी यही दावा मुझे अच्छे से याद है, जब शिवसेना के साथ ये खेला हुआ था यही दावा किया जा रहा था उधर से भी, लेकिन उसके बाद चुनाव आयोग ने जो फैसला दिया वो भी आपके सामने है, और चुनाव आयोग के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है वो भी आपके सामने है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप गफलत में, गलतफहमी आपको हो रही है? नहीं, हमको कोई गलतफहमी नहीं हो रही है जी। आपको 2 दिन में सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, और जो राष्ट्रवादी शिवसेना के साथ जो हुआ है वो खेल हम 100% है कि राष्ट्रवादी के साथ नहीं होगा। राष्ट्रवादी के सारे नेता एक साथ है। हाँ, 9 अगर एक साथ होते तो इतना बड़ा खेला कैसे हो जाता सर? जमाल शेख जी मैंने बताया, मैंने खेला बताया ना कि उन्होंने, अगर ऐसा ही है जितना भरोसा आप अभी जता रहे हैं, अगर वाकई में इतना भरोसा इनको होता शरद पवार के ऊपर, तो शायद ये होता ही नहीं। नहीं, देखिए कैसा है कि हमारा महाराष्ट्र अध्यक्ष पद के लिए जो है चल रहा था,
उसके लिए अजीत दादा ने अपनी इच्छा व्यक्त की थी और उसी की प्रक्रिया चल रही थी और उसी को मद्देनजर उन्होंने देवगिरी में सारे विधायकों को बुलाया और उनसे सहमति ली और लेकिन उनको वहां से वो राज्यपाल के पास लेकर चले गए और वहां पे विधायक लोग चले गए। लेकिन भरत सिंह जी सियासी गलियारों में एक और बात जो बहुत ज्यादा तैर रही है वो ये है कि हो सकता है कि शरद पवार का ही ये खेला हो, क्योंकि राज ठाकरे तो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि इतना बड़ा खेला हो जाता है महाराष्ट्र की राजनीति में, इतना बड़ा घटनाक्रम हो जाता है और उसके बावजूद अगर शरद पवार को कानो कान खबर नहीं लगती है तो इससे ज्यादा अचंभित करने वाली कोई और बात नहीं हो सकती है। मतलब उनको भरोसा ही नहीं हो रहा इस बात पर। उनका यह कहना है कि इसमें कहीं ना कहीं शरद पवार की भी भूमिका है, क्योंकि शरद पवार को भी ऐसा लगता है कि बीजेपी के साथ जाना उनके लिए ठीक रहेगा 2024 में। भरत सिंह जी। अमित जी हंस लीजिए आप। शरद पवार जी है, वो शरद पवार जी हैं जी। जो जानता है शरद पवार जी को, वो बहुत अच्छी तरह से जानता है कि शरद पवार जी करते कुछ है, करते कुछ और है और कहते कुछ और है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये जो 4-5 लोगों के सामने जो ईडी की कार्रवाई की नोटिस आई है, ये कहीं क्लियर करवाने के का तो मामला नहीं है। पिछली बार सिंचन घोटाले का रातों रात क्लियर हो गया था, उप मुख्यमंत्री बन गए थे। तो क्या फिर इस तरह से कोई बड़ा खेला शरद पवार जी ने कोई गुगली फिर तो नहीं डाल दिया है जिसमें देवेंद्र फडणवीस और भाजपा दोनों अटक जाएगी, फंस जाएंगे और क्लीन बोल्ड हो जाएंगे? तो ये वक्त बताएगा, 2-4 दिन रुक जाइए, 2-4 दिन में वक्त बताएगा। लेकिन इससे कहीं भी महाविकास आघाड़ी हो, चाहे वह विपक्षी एकता की बात हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये एनसीपी का तो आंतरिक मामला है और मुझे लगता है ऐसा तो नहीं भरत जी, क्या कह रहे हैं आप? मतलब वो 80 घंटे का इंतजार कर रहे हैं क्या आप कि वो 80 घंटे क्रॉस होगा या नहीं होगा? क्या कह रहे हैं, मतलब कहना क्या चाह रहे हैं आप? देखिए एक चीज तो साफ हो गया, मान लीजिए कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना पड़ा है इलेक्शन चुनाव को, 1-2-3 महीने में और अजित पवार जी ने यू टर्न ले लिया और रिटर्न एनसीपी में आगे। वो तो कह रहे हैं ना एनसीपी हमारी एनसीपी, हम सब एक है, एक साथ हैं। तो कहीं अगर यू टर्न लेके और रिटर्न आ गए तो ये भाजपा के अश्विनी शाही जी मुझे ये बताए किस मौसी। लेकिन आपको ऐसा क्यों लग रहा है भरत सिंह जी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि जो 2019 में हुआ वो 2023 में भी हो जाएगा? भाई साल अलग है, क्यों नहीं हो सकता? 3.5 साल हो गए इस बात को। साल अलग है, अजित पवार वही है, दूसरे तो नहीं है, शरद पवार जी भी वही है, दूसरे तो नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ये भाजपा के लोग गच्चा तो नहीं खा रहे हैं। हाँ, इसमें एक चीज तो बता दूं, इसमें बलि का बकरा अगर कोई बना तो वो शिंदे जी बन गए हैं बलि का बकरा। ना वो बार्गेनिंग कर पाएंगे, ना वो बोल पाएंगे। अब जो उनके साथ 40 लोग जो गए थे ना, वो हाथ मल रहे होंगे, अरे कहीं तो ये तो हम लोगों को लेना था शपथ, हमको मंत्री बनना था। ये 9 लोगों को मंत्री बनते हुए और ताली बजाते हुए वहां पे बैठना पड़ा। तो ये कितना दुर्भाग्य है हमारे लिए। और ये शिंदे जी तो खुद मुख्यमंत्री बने हैं। अश्विनी जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो भरत जी कह रहे हैं कि शरद पवार की ओर से गुगली फेंकी गई है और गुगली का आप ठीक से सामना नहीं कर पाए, उसमें फंस गए आप? अमित जी देखिए, अभी हमारे भाई जो है भरत भाई खुश बोले, बहुत तेजी से हंस रहे थे। लेकिन आज के दिन में आप ये बताइए कि शरद पवार जी ने इस्तीफा दे दिया, 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए, पुत्री मोह में भतीजे को आगे नहीं कर पाए, नेता विरोधी दल थे, उनको अध्यक्ष भी नहीं बनाया। आज वही कार्यकारी अध्यक्ष, उनको हमको भूलना नहीं चाहिए, प्रफुल्ल पटेल जी को, और छगन भुजबल जी एक दलित नेता हैं, और अजीत पवार जी जो इनके दल के विरोधी दल के नेता थे, ये सारे चले जाते हैं। तो सारे नहीं गए हैं, पार्टी लेकर जाते हैं। अब उनके पास बचा कौन? शरद पवार जी अब मुझे लग रहा है कि उम्र के साथ साथ अब महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत अप्रासंगिक होते जा रहे हैं, क्योंकि शरद पवार जी को चाणक्य बताने वाले लोग, शरद पवार जी कभी आज तक जो है अपने दम पर सरकार नहीं बना पाए महाराष्ट्र में, और उन्होंने बहुत ज्यादा वो किया था, तो 5 या 6 एमपी जीते थे उनके। अब अप्रासंगिक हो गए हैं। अब हो सकता है कि पीछे से ये उनकी चाल हो, जो आपने कहा, ये उनकी चाल हो कि आप जाओ, नागालैंड में तो हमको समर्थन किया ही था उन्होंने, वही समर्थन अब यहाँ भी आ जाएगा। और कुछ दिन बाद देखिए, क्योंकि उनका स्टेटमेंट आया कि हम कहीं कानूनी कार्यवाही करने नहीं जा रहे हैं, स्पष्ट रूप से उन्होंने बोला था अमित जी, तो कानूनी कार्यवाही करने नहीं जा रहे हैं। अब देखिए वो क्या करते, क्योंकि उनकी पार्टी दरक गई है और उनको
अभी कांग्रेस को मुगालते में रखना है और कांग्रेस के साथ वो गेम कर रहे हैं, महाविकास अघाड़ी के साथ गेम कर रहे हैं। उनका बाकी गेम तो क्लियर हो चुका। 40 विधायक लेकर ये गए बाहर और दल पूरा गया है, विधायक नहीं गए हैं, एनसीपी गई। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आधे से ज्यादा तो लौट लिए, बैठकें चल रही हैं, मीटिंग कर रहे हैं, आ रहे हैं, शरद पवार से मिल भी रहे हैं। 2-4 दिन में चीजें आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हाँ भरत जी जल्दी से जवाब दीजिए, समय मेरे पास बचा नहीं है। उसके बाद हाँ आ रहा हूँ मैं, दिमाग शेख जी आ रहा हूँ आपके पास भी आ रहा हूँ। बोलिए अमित जी, मैं महाराष्ट्र में बैठा हूँ, मैं प्रदेश का प्रवक्ता होने के नाते मुझे भी कुछ जानकारी है। मैं इतना ही कहूंगा कि 4 लोग तो रिटर्न आ गए हैं। 2 दिन का शरद पवार जी ने समय दिया है, 2 दिन तो इंतजार करिए, पता चल जाएगा कि कितने हैं और कितने नहीं। और रही बात कानूनी कार्रवाई की नहीं, तो जयंत पाटिल जी ने ऑलरेडी जो है राहुल नार्वेकर जो अध्यक्ष है उनको लेटर दे दिया गया है, यानी कि उनके ऊपर डिस्क्वालीफाई का जो है खतरा वो मंडराने लगा है। अगर 36 लोग, आप अमित जी आप तो पत्रकार हैं, आप जानते होंगे कि 36 का बहुमत का अगर नहीं कर पाते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। लेकिन जो मैं बार बार आपसे बताना चाह रहा हूँ, इंगित करना चाह रहा हूँ, ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जब जाने के बाद में अब इनको कैबिनेट का दर्जा तो दे दिया, उप मुख्यमंत्री का दर्जा दे दिया, अगर ये रिटर्न आ जाते हैं तो भाजपा किस मुंह से ईडी सीबीआई इनके ऊपर अटैक करेगी? ये तो कहेंगे ना भाई कि हम तो गए थे तो साफ थे, ठीक है जमाल शेख जी, ठीक है भरत जी मेरे पास समय नहीं बचा। जी हाँ जमाल शेख जी जल्दी से आखिरी कमेंट आपका भी, आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, आपको जी नहीं, मैं इसके लिए कह रहा हूँ कि अश्विनी जी जो कयास लगा रहे हैं, और मैं आज अश्विनी जी आपको स्पष्ट कहूंगा कि आप ही ने इन लोगों को भ्रष्टाचारी कहा, ना कांग्रेस ने कभी इन्हें भ्रष्टाचारी कहा, ना हमने कहा, ना शिवसेना ने, भाजपा ने ही अजीत दादा को भ्रष्टाचारी कहा, हसन मुशरीफ को कहा, भुजबल साहब को कहा, अनिल सबको कहा, और आज उन्हीं को वो मंत्रिमंडल में लेकर जमाल जी ये बात मान रहे हैं ना आप, ये बात मान रहे हैं ना कि अजीत पवार करप्ट हैं, आप तो ये बात मान रहे हैं आप? नहीं, हम तो बोल रहे हैं, हमने कभी नहीं कहा, हम तो कहते हैं वो सही है। चलिए मेरे पास समय इतना ही है, माफी के साथ आप सभी को मैं रोक रहा हूं, माफी के साथ आप सभी को रोक रहा हूं। अश्विनी जी आपको, भरत जी आपको और जमाल जी आपको बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपने बात रखने के लिए। लेकिन रामदास अठावले, महाराष्ट्र की राजनीति के लिए कहा जाता है कि रामदास अठावले सरकार किसी की भी हो लेकिन वो अपनी बात बना लेते हैं, अपनी पैठ बना लेते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, जरा सुनिए आप। राजनीति में हम बात करते हैं केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री रामदास अठावले साहब से। अठावले साहब, विपक्ष की जो बैठक थी उसके बाद एनसीपी में बड़ी टीट हुई है, कैसे दिखती है बीजेपी और एनडीए इसको? हाँ तो मतलब एनसीपी में बहुत बड़ा एक महाबंड हुआ है। 54 एमएलए में से 40 एमएलए अजीत पवार जी ने अपने साथ लाए हैं। अजीत पवार जी डिप्टी सीएम बन गए, बाकी के 8 कैबिनेट मंत्री बन चुके हैं और एनसीपी को बहुत बड़ा धक्का लगा है। माननीय शरद पवार जी आदरणीय नेता है, लेकिन अजीत पवार जी का कहना था कि भाई एनसीपी ने ही बीजेपी के साथ आना चाहिए, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के साथ रहने से कोई फायदा नहीं है। अगर महाराष्ट्र का विकास करना है तो केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, वो विकास के दिशा से आगे काम कर रही है, तो महाराष्ट्र में मतलब उनके साथ सरकार बनाएंगे तो महाराष्ट्र का भला होगा। लेकिन शरद पवार जी बोलते थे कि भाई मैं कुछ ऐसा निर्णय ले लूँगा नहीं, जिनको जाना है वो जा सकते हैं। इसी तरह का बयान वो पवार साहब ने इसके पहले भी किया था। आज भी एनसीपी नेताओं का कहना है कि भाई पवार साहब हमारे नेता है, लेकिन महाराष्ट्र की जो एनसीपी है, एनसीपी हमारे हाथ में है और हम एनसीपी के टिकट पर ही हम लड़ेंगे, क्योंकि हमारे साथ 40 एमएलए होने के कारण इलेक्शन कमीशन जरूर हमको ही जो घड़ी सिंबल है वो दे देगा। तो इसी तरह की भूमिका माननीय अजीत पवार जी की है। माननीय प्रफुल्ल पटेल जी ने भी इसी तरह की भूमिका रखी है कि भाई पवार साहब हमको आदरणीय नेता है, लेकिन हमने जो भी निर्णय लिया है वो निर्णय पार्टी के हित के लिए, महाराष्ट्र के हित के लिए, देश के हित के लिए हमने निर्णय लिया है। इस तरह से विपक्ष आरोप लगा रहा है कि आप लोगों ने शिवसेना तोड़ दी, एनसीपी तोड़ दी, जनता आप लोगों को सबक सिखाएगी, विपक्ष आरोप लगा रहा है। नहीं तो मतलब जो जनता तो हमारे साथ है, जनता हमारे साथ है, एमएलए हमारे साथ है और इसीलिए हमारी जो एनडीए बहुत बड़ी स्ट्रांग बनती जा रही है। अजीत पवार जी आने से महाराष्ट्र में आने वाले जो चुनाव है उसमें लोकसभा की 48 सीटों में से 41-42 सीटें हम जीत सकते हैं और जो 288 जो विधानसभा की सीटें हैं उसमें 200 के ऊपर सीटें जीतने का मौका हमको है और हमारी महायुति
एनडीए बहुत बड़ी मजबूत महाराष्ट्र में हो गई है। आखिरी सवाल लेंगे कि बिहार में जिस तरह से बात चल रही है आरजेडी को तोड़ने की और जेडीयू को तोड़ने की, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, हम जेडीयू को तोड़ने की बात हम नहीं करते। जेडीयू को तोड़ने की हमको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, लेकिन जेडीयू टूट सकती है क्योंकि माननीय नीतीश कुमार जी के आरजेडी के साथ जाने के निर्णय पर बहुत सारे एमएलए नाराज है और इसीलिए महाराष्ट्र का ये देखकर बिहार में भी बहुत जल्दी इसी तरह का बंड हो सकता है और ये हमें एमएलए तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। एमएलए खुद टूटकर हमारे साथ आएंगे। तो ये थे हमारे साथ केंद्र सरकार के मंत्री रामदास अठावले साहब, जिन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में एनसीपी की टूट के बाद बिहार में नीतीश की पार्टी जेडीयू में भी टूट हो सकता है। कैमरामैन चंदन के साथ सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। तो सुदर्शन न्यूज के इनपुट एडिटर सौरभ तिवारी की यह खास बातचीत आप सुन रहे थे। रामदास अठावले जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि एनसीपी की ओर से यानी कि अजित पवार की ओर से जो कुछ फैसला लिया गया है वो प्रदेश के हित में लिया गया फैसला है और आगामी जो चुनाव है, चाहे वो लोकसभा का हो या फिर विधानसभा का चुनाव हो, वो साथ में मिलकर लड़ेंगे, जिससे महाराष्ट्र की जनता का भी भला होगा और अभी भी सरकार में शामिल होने से भी प्रदेश की जनता का बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।